हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम करने जा रहे हैं क्लास +1 यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप बहुत सालों से पढ़ते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स क्या हैं? एटम्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बहुत सालों पहले जब ग्रीक और अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने इसके बारे में बात की कि एटम्स जो हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो एटम है उनको अगर हम चाहें वो आगे डिवाइड नहीं हो सकते। एटम वर्ड को डिराइव किया गया वो था ग्रीक वर्ड अटोमियो से। अटोमियो मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, मतलब जो ना कट किया जा सकता है और ना डिवाइड किया जा सकता है। एटम जो थे वो स्मॉलर यूनिट्स से बने हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। डाल्टन ने इसके बारे में काफ़ी हद तक समझाना शुरू किया। उससे पहले ये सब स्पेक्यूलेशंस थी, एटम्स क्या हैं, कैसे हैं। फिर बाद में जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई तो उसने काफ़ी लॉज को एक्सप्लेन किया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, उसने इन सबको एक्सप्लेन किया। पर क्या हुआ कि वो पूरे जो भी इसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था उनके रिजल्ट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसलिए आगे इनके बारे में और ये एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए तो और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। फिर तो इसमें आया फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1830 में माइकल फैराडे थे। उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक इलेक्ट्रोलाइट में के सॉल्यूशन में से पास करें तो केमिकल रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोड्स पे। इन केमिकल रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोड्स पे होगा उसके कारण वहाँ पर उन इलेक्ट्रोड्स पे मैटर की डेपोजिशन हो जाएगी, लिबरेशन एंड डेपोजिशन हो जाएगा मैटर वहाँ पर। तो उस बेस पर उसने कुछ लॉज भी दिए, पर ये लॉज हम नेक्स्ट क्लास यानी कि +2 में पढ़ेंगे। अब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लाइक मेनली तो फैराडे ही थे। उन्होंने इसके ऊपर स्टडी जब करना शुरू किया तो उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की बात की। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उन्होंने कहाँ पर स्टडी किया? पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में। इन पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स को कहा गया कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब्स। अब ये जो कैथोड रे ट्यूब थी वो थी क्या? वो बनी हुई थी ग्लास से। ग्लास जिसमें 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल से, और इन थिन पीसेस ऑफ मेटल्स को कहा गया इलेक्ट्रोड्स। इन थिन पीसेस को कहा गया इलेक्ट्रोड्स, जो कि इसके बीच में यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये कैथोड, ये एनोड। ये ग्लास ट्यूब के बीच में 2 पीसेस हैं मेटल के। अब ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था इन गैसेस के थ्रू ये तभी ऑब्जर्व हो सकता था अगर लो प्रेशर हो और वेरी हाई वोल्टेज हो। तो प्रेशर जो था डिफरेंट गैसेस का उसे इवैक्यूएशन से सेट कर लिया गया, एडजस्ट कर लिया गया। और जब हाई वोल्टेज जितनी चाहिए थी, सफिशिएंटली हाई वोल्टेज अप्लाई की गई इलेक्ट्रोड्स पे, तो करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अब जब करंट स्टार्ट कर रहा है फ्लो होना, तो क्या हुआ कि वो करंट से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स चले जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड और पॉजिटिव होता है एनोड। तो नेगेटिव टू ये पॉजिटिव जा रहे थे, मींस कैथोड टू एनोड जा रहे थे। तो ऐसे पार्टिकल्स को बोला गया, ऐसी रेज को बोला गया कैथोड रेज या कैथोड रेज पार्टिकल्स। कैथोड रेज या कैथोड रेज पार्टिकल्स। अब ये जो था कैथोड से एनोड की तरफ, अब जब इन्हें उन्होंने चेक करना था तो उन्होंने क्या किया कि एक होल बनाया एनोड की तरफ। ये आप देख सकते हो फिगर में, एक होल बनाया एनोड की तरफ, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो उसने
और वहाँ से एक कोटिंग की गई ट्यूब की, उस ट्यूब के बाहर एनोड के पीछे यहाँ पर जो फॉस्फोरेंट या फ्लोरेसेंट आप कह सकते हैं मटेरियल था जिंक सल्फाइड का, उससे कोटिंग की गई। और जब ये रेज जो थी एनोड से पास हुई तो ये एनोड से पास होने के बाद इस जिंक सल्फाइड की तरफ आई तो वहाँ पर ये एक ब्राइट स्पॉट दिखाई दिया कोटिंग का, जो कि यहाँ पर इस फ्लोरेसेंट कोटिंग के ऊपर दिखाई देने लग गया, एक ब्राइट कलर का स्पॉट था। तो इससे उसने क्या रिजल्ट्स निकाले, क्या प्रॉपर्टीज ढूंढी कैथोड रेज की। उन्होंने बोला कि जो कैथोड रेज हैं वो स्टार्ट होती हैं कैथोड से और फिर एनोड की तरफ मूव करती हैं। सेकेंड बात कही कि जो रेज हैं वो विजिबल नहीं होती, वो इनविजिबल हैं, पर उनका जो बिहेवियर है वो कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से। जो अभी आपको दिखाया कि एनोड जब परफोरेटेड किया गया, एनोड के पीछे होल बनाया गया, तो वहाँ पर आकर वो फ्लोरेसेंट हो रहा था। तो जब फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल था, जब उस पर हिट किया तो वो वहाँ पर ग्लो होने लगा। आपने देखा होगा टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब्स जो होती हैं वो भी कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं, और टेलीविज़न पिक्चर्स जो होती हैं वो कैथोड रे ट्यूब्स हैं, और टेलीविज़न पिक्चर्स हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि टेलीविज़न स्क्रीन जो होती है उसके पीछे कोट किया जाता है कुछ फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से। तो जब उससे रेज आकर टकराती हैं तो वो स्पॉट बना लेती हैं, जिससे कि हमें दिखाई दे रहा है। अब जब भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जब एब्सेंट होती है तो ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, और अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो जो कैथोड रेज हैं वो बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर शो करेंगी जैसे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वैसा ही सेम शो इनका बिहेवियर होगा। तो इसका क्या मतलब है कि कैथोड रेज जो होती हैं उनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स, और जो कैथोड रेज हैं वो they do not depend upon the material of electrodes and the nature of gas present in cathode ray tube। मतलब ये जो रेज हैं, ये जो कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मटेरियल, इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल या फिर गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करते जो भी कैथोड रे ट्यूब में यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें एक और चीज़ मानी गई कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स। सभी एटम्स का जो बेस है जिनसे बने हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद आया चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो में 1897 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने रेशियो मेजर की इलेक्ट्रिक चार्ज की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिसे कहा गया चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कैथोड रे ट्यूब से ही इसे शो किया, उन्होंने इसे मेजर किया, इस रेशियो को उन्होंने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर थी एक दूसरे के, जिसे परपेंडिकुलर बताया गया एक दूसरे के, किसे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, और एक दूसरे के भी वो परपेंडिकुलर थी और इलेक्ट्रॉन के पाथ्स के भी परपेंडिकुलर थी। तो थॉमसन ने ये आर्ग्यू किया कि जो डिविएशन है पार्टिकल्स का, वो मतलब इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये जो डिविएशन है पार्टिकल्स का वो किन चीज़ों पर डिपेंड होना चाहिए। पहला, वो डिपेंड होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, मतलब कि कितना मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल पे, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा पार्टिकल का तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं उनके बीच इंट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा उनके साथ, तो इसलिए
डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। और दूसरा था मास ऑफ पार्टिकल पे, कि अगर लाइटर होगा पार्टिकल मतलब लाइट वेट में होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। थर्ड था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की ओरिजिनल पाथ से वो इंक्रीज हो जाएगी अगर वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस इंक्रीज हो जाती है, या फिर अगर स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये भी बताया गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अप्लाई होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने पाथ से डिविएट करते हैं और कैथोड रे ट्यूब को वो हिट करते हैं, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन उसको हिट करेंगे। अब थॉमसन जो था उसने इन सारी बातों से कंक्लूजन निकाला और E/m रेशो शो की, यानी कि उसने चार्ज टू मास रेशो, E मीन्स चार्ज, Me मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन kg, और E क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन कूलम्स। तो उसने इससे चार्ज टू मास रेशो जो बताई वो थी 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो चार्ज जो था वो भी -E था, यानी कि नेगेटिव में था। फिर उसके बाद आया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब RA मिलिकन था, उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसने डिटर्मिन किया कि क्या चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होगा। अब जो मास था वो डिटर्मिन किया गया इलेक्ट्रॉन का, उसने मास डिटर्मिन किया। तो मास कैसे डिटर्मिन किया? E अपॉन me, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ओवर जो चार्ज टू मास रेशो है, तो उनसे उसने डिराइव किया। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये चार्ज टू मास रेशो है। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद उसने मास निकाला इलेक्ट्रॉन का, फाइंड आउट किया 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। फिर नेक्स्ट उसने किया इसमें आया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो थे ये मॉडिफाइड कैथोड रे में आगे यूज़ किए गए। मॉडिफाइड कैथोड रे में आगे जब कैथोड रे ट्यूब में जब इनको और किया गया तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की भी डिस्कवरी हुई। उन पॉजिटिव चार्ज को कहा गया केनाल रेज। इसके लिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज देखी गई? केनाल रेज और एनोड रेज भी बोला गया। इनकी क्या प्रॉपर्टीज थी? जैसे कैथोड रेज थे वो तो हमने बोला था कि वो नेचर पे डिपेंड नहीं करते, पर ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती थी, जो भी कैथोड रे ट्यूब में नेचर गैस है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड गैशियस आइटम्स थे जो कि नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करते थे। और चार्ज टू मास रेशियो जो थी पार्टिकल्स की, वो इस चार्ज टू मास रेशियो of the particles is found to depend on the gas from which these originate। मतलब जो E/m रेशियो थी पार्टिकल्स की वो किस पर डिपेंड कर रही थी? उस गैस पर जहां से वो स्टार्ट हुए, जहां से ओरिजिनेट हुए। फिर थर्ड था कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनमें बहुत सारे मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। मतलब कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चार्ज है, उनका फंडामेंटल यूनिट है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज की उसमें बहुत सारा हो सकता है। नेक्स्ट उसने बोला गया बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। मतलब ये जो बिहेवियर है इन पार्टिकल्स का, जो ये हम केनाल्स रे में ले रहे हैं, पॉजिटिवली जो पार्टिकल्स हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज में थे। तो इसी बेस पर फिर प्रोटॉन के बारे में बताया गया
कि जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है जो इसमें आपको एनोड रेज में मिल रहा है, वो स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो था वो ऑब्टेन किया गया हाइड्रोजन से और उसे बोला गया प्रोटॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो थे ये 1919 में बताए गए थे। फिर उसके बाद अब ये तो देख लिया गया एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब उसके बाद देखा गया कि अब कुछ उसके हमें लगा कि कुछ उन साइंटिस्ट को कि वो न्यूट्रॉन के बारे में भी बताना चाहिए, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल के बारे में भी पता होना चाहिए कि कुछ हो सकता है। तो फर्दर जब डिस्कवरीज हुई तो चैडविक आए 1932 में। उन्होंने उस चैडविक ने साइंटिस्ट चैडविक थे जिन्होंने न्यूट्रल पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम की एक थिन शीट जो थी उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की बेरिलियम की अल्फा पार्टिकल्स के साथ। तो उस समय कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स जिनका मास जो था वो स्लाइटली ग्रेटर था प्रोटॉन से, वो इमिट हुए और इन प्रोटॉन्स ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे इनका नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट भी दीजिएगा। और इसके साथ ही हमारा इंस्टा अकाउंट भी चेक कीजिए जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।